अध्ययन को समर्पित सभी अभ्यर्थियों को और विद्यार्थियों को जय हिंद। आज हम आरपीएससी के द्वारा आयोजित अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2016 का फर्स्ट पेपर हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 क्वेश्चन हैं तथा 2 घंटे का यह प्रश्न पत्र है। तो इसके प्रश्न पत्रों को आइए हम हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न पत्र को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 2, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 1 जैसलमेर, 2 उदयपुर, 3 कोटा और 4 गंगानगर। तो ये है सही उत्तर होगा इसका 2 उदयपुर। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। 1 डीडवाना, 2 कोलायत, 3 पचमदरा, 4 काबो। इसका सही आंसर होगा 2 कोलायत, यानी बीकानेर में स्थित कोलायत झील है वो लवणीय झील नहीं है। प्रश्न नंबर 4, मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है उनसे मावठ की वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 5 में सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल है। तो इनमें सबसे पहले साबी नदी कहाँ से निकलती है। साबी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। कांकनी नदी निकलती है कोटड़ी गांव से। बाणगंगा विराट की पहाड़ियों से और कांतली खंडेला सीकर से। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा 1, 4, 2, 3, यानी 2 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में उष्ण मरुस्थली के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान में उष्ण मरुस्थली के लिए किस कूट का प्रयोग किया है। इसका सही आंसर होगा BWHW, यानी गर्म मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWHW शब्द का प्रयोग किया है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा 4 नंबर, चंबल व बनास के बीच में विंध्यन कगार भूमि स्थित है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नदी हैं और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो माही नदी की सहायक नदी है जाखम, तो ये सही है। लूनी नदी की सहायक नदी है सुकड़ी, ये भी सही है। बनास नदी की सहायक नदी है मेज, ये सुमेलित नहीं है। और चंबल की सहायक नदी है पार्वती, ये भी सही। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 8 में 3, बनास की सहायक नदी मेज नहीं है। प्रश्न नंबर 9, इनमें कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है, यानी अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है। तो नंबर 1 कांतली, जो कि खंडेला सीकर से निकलती है, अंतःप्रवाही नदी है। कांकनी भी अंतःप्रवाही नदी है और घग्गर भी अंतःप्रवाही नदी है। तो इसका सही आंसर होगा सागी, 9 में 3 नंबर आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो खारी, खंडेला, रूपनगढ़, ये नदियां जो हैं वो सांबर झील में गिरने वाली नदी है, लेकिन कांतली जो नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती। तो इसका सही आंसर होगा 2, कांतली नदी सांबर झील में नहीं गिरती। प्रश्न नंबर 11, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड के रूप में चयनित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान का जो वेटलैंड के रूप में चुना गया है। और इसका सही आंसर है केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में स्थित है, जिसको रामसर साइट है वो उसकी वेटलैंड सूची में इसको चयनित किया गया है। प्रश्न नंबर 12,
प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा चंबल नदी 1। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? 1 अतिचारण, 2 वनोन्मूलन, 3 जनसंख्या दबाव और 4 सौर्य ऊर्जा उत्पादन। इसका सही उत्तर होगा 4 सौर्य ऊर्जा उत्पादन। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये कई परीक्षाओं में आया वो प्रश्न है और इसका सही आंसर है 1017 किलोमीटर, 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा तो भरतपुर की जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ है, डूंगरपुर की सीमा गुजरात के साथ है और झालावाड़ की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ है। तो 15 में आएगा 4। प्रश्न नंबर 16, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिले हैं? तो इस सभ्यता का नाम है कालीबंगा, 16 में आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो आहड़ से जो संबंधित नहीं है वो हमें बताना है। चावल उससे संबंधित है, कृष्ण लोहित मृदु बांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर वहाँ पर मिले हैं और ताम्र वस्तुएं क्योंकि वो ताम्र सभ्यता है तो ये तीनों ही इसमें सही हैं, लेकिन चित्रित धूसर मृदु भांड वहाँ पर नहीं मिले हैं क्योंकि ये लौह सभ्यता से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा 4, 17 में 4। प्रश्न नंबर 18, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित की थी? और इसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम, 3। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो कौन से ऐसे अभिलेख हैं जिनमें प्रतिहार शासकों को गुर्जर के नाम से संबोधित किया गया है? नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। तो इसका सही आंसर होगा, चारों ही सही है, A, B, C और D, तो ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 20 है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ललित विग्रहराज बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके रचयिता सोमदेव हैं और ये किस चौहान शासक के दरबार में रहते थे? तो ये इसका सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसलदेव कहते हैं और उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है बिसलदेव रासो, जो कि नरपति नारायण ने लिखा है। वह पुस्तक भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 21, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? तो 2 सेना नायक उन्होंने भेजे थे, उलूग खां और नुसरत खां, जिसमें से नुसरत खां मारा गया था। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होगा 2, नुसरत खां। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है हमेशा। राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ देने वाले जो योद्धा थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें राजा भारमल ईडर से यानी गुजरात से राजा भारमल थे, वीरमदेव मेड़तिया भी थे, राव बीका, तो बीकानेर से राव बीका नहीं थे, कल्याणमल थे, तो राव नूनकरण ये भी नहीं थे। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो 1 एवं 2 यानी कि 1 नंबर। प्रश्न नंबर 23, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो 1585 ईस्वी में इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और कब तक वो मेवाड़ की राजधानी रहा? तो वो मेवाड़ की राजधानी रहा था अमर सिंह के कार्यकाल तक और महाराणा अमर सिंह का कार्यकाल 1615 ईस्वी तक रहा। तो 1615 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 सही इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रमुख नेता थे उसमें साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। तो ये चारों ही थे क्योंकि नारायण जी पटेल और ठाकरी पटेल जो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था और उनको रियासत से निकाल दिया गया था। ये चारों ही नेता इसमें शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन इसका सही होगा 4। प्रश्न नंबर 25, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना
कब हुई थी? तो प्रजामंडलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उनमें उनकी स्थापना और उनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था, इसका सही आंसर है 2, मोहनलाल जालोरी। बाकी जो रामकरण है, ठाकुर केसरी सिंह बारठ और सोमदत्त लहरी को इनमें आरोपी बनाया गया था, तो मोहनलाल जालोरी। प्रश्न नंबर 27, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य शामिल किए गए हैं? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, A, B, C, D, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो सही आंसर होगा 2 नंबर। प्रश्न नंबर 28, सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो इसका सही आंसर है रास्तापाल कांड, जो कि डूंगरपुर में हुआ था जून 1947 में, रास्तापाल कांड। तो 28 का सही आंसर है 3। 29 नंबर है, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? और इसका सही उत्तर है दादू पंथ से माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 में घटनाओं को क्रम से देखना है, जैसे डाबड़ा कांड है, नीमू चना कांड है, चंडावल कांड है और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो इनका जो सही क्रम है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और इसमें से सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ था वो था मानगढ़ पहाड़ी का, उसके बाद में नीमूचना कांड, उसके बाद में चंडावल और सबसे बाद में डावड़ा 1947 में। इस प्रकार इन घटनाओं का क्रम सही है। प्रश्न नंबर 31, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो शीला देवी का मंदिर आमेर के किले में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 31 का आंसर होगा 3 नंबर। बसंती किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? बसंती किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने सिरोही में करवाया था। आंसर होगा 2 नंबर। प्रश्न नंबर 33, सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार थे। सीताराम, बदन सिंह और नानकराम किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। आंसर होगा 1। प्रश्न नंबर 34, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित किया जाता है। कनफड़े नाथों का भर्तृहरि मेला जो कि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है वो अलवर में आयोजित किया जाता है। सही आंसर होगा 3। प्रश्न नंबर 35 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? दाऊदी बोहरा समुदाय का जो उर्स लगता है वो गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है, फखरुद्दीन की दरगाह पर। और इसका जो सही आंसर है वो होगा 3 नंबर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। पाबूजी को अवतार माना जाता है, तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में कौन से ग्रंथ राणा कुंभा करते हैं? तो राणा कुंभाकृत इसमें ग्रंथ हैं, उसमें संगीत राज और संगीत मीमांसा। इसका सही आंसर होगा 37 में 1, ए और बी। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो हमें देखना है कि हाला झालारी कुंडलियाँ, उनके लेखक हैं ईसरदास बारठ, बिल्कुल सही है। और गुणभास के कवि हैं हेम कवि, ये भी सही है। और महादेव पार्वती री बेली, इसके जो हैं वो शिवदास गार्डन नहीं है, तो सही आंसर होगा इसमें 3 नंबर। और रावजेत सिरो छंद के हैं बिठू सूजा। तो प्रश्न 38 का सही आंसर है 3। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 में मादलिया पहना जाता है, तो आभूषण से संबंधित है। और मादलिया जो आभूषण है वो गले पर पहना जाता है, 3 नंबर ऑप्शन। कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं और बड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद में मनाई जाती है। ऑप्शन होगा 1 सही। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो राजस्थान
के लिए राज्य वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 243 I में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243I यानी कि अनुच्छेद 243 ज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो यहाँ पर निलंबित शब्द का प्रयोग किया गया है, सस्पेंडेड। तो सस्पेंडेड जो किया जा सकता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, और इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। 43 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो इसमें कहा गया है कि भी मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कुल जो संख्या है उसका 15% हो सकता है। तो ये है 91वां संविधान संशोधन 2003, यानी ऑप्शन में है 3 नंबर, तो इसका आंसर होगा 3। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा का विघटन करने की शक्ति है, विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति है, लेकिन स्थगित करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष की होती है। तो राज्यपाल की शक्ति इसमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन होगा 44 में 2, स्थगित करने की शक्ति। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधा कृष्णन। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? तो राज्य सचिवालय में स्थित जो विभाग हैं उन्हें प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। 46 में होगा 2। प्रश्न नंबर 47, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। तो ये तो गलत है। इसका गठन 1 अगस्त 1949 का, ये भी गलत है क्योंकि 20 अगस्त इसमें आएगा। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर अध्यक्ष की बात नहीं की गई है, सदस्य की बात की गई है। आयोग का सदस्य बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, इस सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों। तो ये सही है। इसके बाद है डॉक्टर S.C. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये गलत है। S.K. घोष जो थे वो RPSC के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा, केवल C। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पैसा एक्ट, जिसे हम कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 के संबंध में कौन सा कथन है? इस पर हमें विचार करना है, कौन से कथन इसमें सही है। तो यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। दूसरा, अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। राजस्थान राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन करने का प्रयत्न करेगा। और डी में है, अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम एवं परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये जो 6ठी अनुसूची है ये हमें ध्यान में रखनी है। और पैसा एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान में रखना है, इसे याद भी करना है कि यह 1996 में लाया गया था, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करना था, और यह 6ठी अनुसूची से संबंधित है। तो थोड़ा तथ्यों को और याद करना है, तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 49, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो वर्तमान में पहले उनको हिज एक्सीलेंसी या हर एक्सीलेंसी के नाम से संबोधित किया जाता था, तो उसको सही नहीं माना गया, और वर्तमान में उसको संबोधित किया जाता है ऑनरेबल अंग्रेजी में, तथा हिंदी में हम माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 50 में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो मुख्य सचिव का जो चयन है उस
उसका चयन किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 50 में 2। निम्नलिखित में से किस शहर ने राजस्थान में पहली बार विश्व सामाजिक मंच की बैठक की मेज़बानी की? तो विश्व सामाजिक मंच की जो बैठक हुई थी पहली बार, वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी कौन सी विशेषता सही नहीं थी? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका थी, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात भी थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन इसमें नहीं था। तो प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर होगा 3 नंबर। प्रश्न नंबर 53। भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया। तो भारत संघ में जम्मू के विलय का जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे 25 अक्टूबर 1947 को। तो इसका 26 अक्टूबर 1947 को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न नंबर 54। निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? तो कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका प्रधान प्रधानमंत्री होता है? तो इनमें सही आंसर होगा बी, नीति आयोग, केवल बी, नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? तो सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है वो है अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 56। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक हैं? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय के लिए। तो कितनी महिला विधायक हैं? और उस समय के लिए जो इसका सही आंसर है वो 27 है। वर्तमान में कितनी महिला विधायक हैं राजस्थान में, इसके बारे में आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 57। राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम का प्रारंभ किसके संबंध में किया गया था? तो इसका सही आंसर है राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 58। किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है? किशोरी शक्ति योजना किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य अभिवृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3। भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न था और ये होगा जोधपुर, इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 60 है। राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये है जयपुर में। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण इवेंट हैं जो 2022 में हुए हैं उनके बारे में हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 61। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगाला। राजस्थान का राज्य खेल है, ये भी आसान प्रश्न है और ये सही उत्तर है इसका बास्केटबॉल। भारतीय जूनियर स्क्वाश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन कहाँ किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी प्रश्न आते हैं समसामयिकी से। और 63 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 1, जयपुर। बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे और इसका सही उत्तर है 4, पंकज विश्वकर्मा अजमेर। 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झांझड़िया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया है, उन्होंने भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो में रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 53.14 लाख टन। तो करंट अफेयर में आपको देखना है, जैसे कि आप 2022 की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको 2020-21 और 21-22 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और ऑप्शन नंबर 3।
राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? और इसका सही आंसर है दिल्ली। 4, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन हुआ था। तो फिर से 2014-15 का आ गया है। तो क्लोज जो ईयर होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। तो 2014-15 में जो दुग्ध का उत्पादन हुआ था राजस्थान में, उसका सही आंसर है 169.34 लाख टन। प्रश्न नंबर 70, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी थी? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न हमारे अभी भी काम आएगा, क्योंकि जो 2011 के बाद कोई नई जनगणना नहीं हुई है। और इसका सही आंसर है 66.1%। किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदीर्घ अध्ययन किए थे? तो अब मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए। और समोआ द्वीप पर अनुदीर्घ अध्ययन करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम है मार्गरेट मीड। प्रश्न नंबर 72 है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन है प्रसिद्ध कथन, यह 72 में 3 वुडवर्थ का है। तो सही आंसर होगा इसका वुडवर्थ। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया था कोहलर ने 72 में 2। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो 74 का सही आंसर होगा इसमें सामाजिक कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं वाइगोत्स्की। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह अधिगम क्या कहलाता है? तो यह तो शून्य अधिगम कहलाता है, यानी अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो 75 का आंसर होगा 2। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो स्किनर के द्वारा प्रतिपादित जो अधिगम का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। प्रश्न नंबर 77, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास रेखीय होता है, मानव विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो ये तो सही है कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, निरंतर होने वाली भी प्रक्रिया है और पूर्वानुमेय है, यानी कुछ कुछ विकास जो है वो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन यह रेखीय होता है, यह सही नहीं है। जी हाँ, यह कथन गलत है। तो 77 का आंसर होगा 1। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाए तो इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम अनुदीर्घ अध्ययन, जो समोआ के द्वीप पर मीड ने किया था। तो अनुदीर्घ अध्ययन कहते हैं जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का जो सिद्धांत है, जो वर्गीकरण है, वो किसने दिया था? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी एज इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो ये जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था? तो यूंग महोदय ने दिया था। 3 नंबर आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है वो 80 में होगा। एक आनुवंशिक प्रभाव व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन और साहचर्य। तो इसमें रक्षात्मक युक्ति है वो कौन सी नहीं है? तादात्म्य भी है, क्षतिपूर्ति भी है और औचित्य स्थापन भी है, लेकिन साहचर्य जो है वो रक्षात्मक युक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो त्रिविमीय जो विषय वस्तु है उसका घटक नहीं है और इसका सही आंसर है प्रणाली इसका घटक नहीं है। प्रश्न नंबर 83, मानसिक आयु की अवधारणा को सबसे पहले किसने विकसित किया था? वीने ने इसे विकसित किया था, अल्फ्रेड वीने। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से
कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो प्रश्न नंबर 85 का जो सही आंसर होगा वो है उद्यमी सामर्थ्यता, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का तत्व नहीं है। उद्यमी सामर्थ्यता। प्रश्न नंबर 86 उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया था। तो 86 का सही आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर 87 डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा पठन विकार से संबंधित है। पढ़ने में जो दिक्कत होती है, शारीरिक विकार है डिस्लेक्सिया, पठन विकार से संबंधित है। बाल अपराध का कारण नहीं है, तो कौन सा ऐसा कारण है जो बाल अपराध का कारण नहीं है? शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। तो उचित वातावरण अगर घरेलू होगा तो उससे बाल अपराध नहीं होते। तो ये 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 89 कूडर परीक्षण खालिस्तान मापन के लिए अभिकल्पित है। कूडर जो परीक्षण है वो किसके मापन के लिए प्रयोग में लिया जाता है? और इसका सही आंसर होगा अभिरुचि। जी हाँ, इंटरेस्ट के मापन के लिए कूडर परीक्षण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है वो कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्मृतिकरण, मेमोराइजिंग, इसमें सही नहीं है। प्रश्न नंबर 91 जो कि भूगोल से संबंधित 10 प्रश्न है। पहला है 91 जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, तो देशांतर रेखा है वो किस महासागर से होकर गुजरती है? 0 डिग्री की देशांतर रेखा। तो इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच से होकर जाती है, उसके बाद अफ्रीका और फिर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है और फिर अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शब्द दिया है इसमें दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर है, लेकिन यह है उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? तो यूरोप में आल्प्स है, पिरेनीज है, कार्पेंथियन है। एटलस जो है वो अफ्रीका में स्थित है, मोरक्को में। तो एटलस जो है वो यूरोप की पर्वत श्रृंखला नहीं है। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं वो दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनें हैं। दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनें, देखिए दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनों की जो दिशा होगी वो तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होगी, और पछुआ पवनों की जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम से होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन। 94 में 3। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है 95 में 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसें हैं वो इसके क्षयित होने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रश्न नंबर 96 भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? और 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी भारत का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 97 पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है। तो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया था, और उसमें जो तिब्बत का पठार है उसकी महत्व को उन्होंने स्वीकार किया। तो इसका आंसर होगा 97 में 2 मानसून की उत्पत्ति। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? तो यह विवादित प्रश्न रहा है, क्योंकि कावेरी और गोदावरी दोनों को ही दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। प्रश्न नंबर 99 कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा का जो साझा करने वाला देश है बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश सबसे पहले आता है, और उसके बाद आता है चाइना, और उसके बाद आता है पाकिस्तान, और फिर आता है नेपाल,
फिर आता है म्यांमार, फिर आता है भूटान और फिर आता है लास्ट में अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला है और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य रूप से होती है? देखिए, दक्षिणी भारत में तो इतनी घटनाएं सामान्य रूप से नहीं होती, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर होगा 2। भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और इस प्रकार 100% हमारे पूरे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।